वेरी गुड मॉर्निंग छात्रों, मेरी विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं अपशिष्ट एवं अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। कल हमने अपनी क्लास में पढ़ा था अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं एवं अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत पढ़े थे। अपशिष्ट पदार्थों के स्रोतों में हमने पढ़ा था घरेलू स्रोत, चिकित्सा स्रोत, नगरपालिका के स्रोत, खनन एवं उद्योग के स्रोत एवं अंतिमता जो हमारा कृषि स्रोत। इनसे कचरा निकलता है, कचरा निष्कासित होता है। अब हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाता। अपशिष्ट एवं अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। सन 1975 ईस्वी में भारत सरकार ने शिवरामन समिति शिवरामन समिति का गठन किया। जिसके अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन का अर्थ हुआ बच्चों ठिकाने लगाना, किसी भी वस्तु को ठिकाने लगाना। निष्पादन के लिए बड़े बड़े कूड़ेदानों का निर्माण, मलमूत्र के निष्कासन की उचित व्यवस्था, सीवरेज एवं मरे हुए जीव जंतुओं के मृत शरीरों को के निष्कासन की उचित व्यवस्था, जैसे उपायों के सुझाव शिवरामन समिति में दिए गए। अब यह शिवरामन समिति क्या है? 1975 में भारत सरकार द्वारा गठित एक शिवरामन समिति है। शिवरामन समिति का गठन 1975 में हुआ। यह भारत सरकार द्वारा गठित की गई शिवरामन समिति अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन हेतु बनाई गई थी। और शिवरामन समिति में कुछ उपाय, अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन हेतु कुछ उपाय दिए गए थे, उपाय बताए गए थे। उसमें पहला उपाय था कि बड़े बड़े कूड़ेदानों का निर्माण किया जाए। बड़े बड़े कूड़ेदानों का निर्माण कचरे को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में जो दूसरा सुझाव था वो था कि मलमूत्र के निष्कासन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मलमूत्र के निष्कासन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो तीसरा उपाय था, जो सुझाव था, वो सीवरेज एवं मरे हुए जीव जंतुओं को ठिकाने लगाने हेतु, निष्कासित करने हेतु उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो बात है हमें शिवरामन समिति के अंतर्गत, सुझावों के अंतर्गत दिखाई देने को मिलती है। तो शिवरामन समिति का गठन 1975 में हुआ था। भारत सरकार की एक समिति है, उसका नाम है शिवरामन समिति। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि
अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के तरीके, अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के तरीके। पहला जो तरीका है अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन का, वो है भूमि भराव। अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन का मुख्य तरीका है, इसमें ऊबड़ खाबड़ एवं बंजर भूमि में गड्ढा खोदकर अपशिष्ट पदार्थों को उस गड्ढे में या ऊबड़ खाबड़ भूमि में डाल दिया जाता है। बाद में अपशिष्ट पदार्थों के ऊपर मिट्टी डालकर ढक दिया जाता है। जिससे अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ भूमि का समतलीकरण भी हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन का यह तरीका जापान में काफी प्रचलित है। अब देखिए, कचरे का प्रबंधन या अपशिष्ट का प्रबंधन एक ग्लोबल समस्या है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। पूरे विश्व की एक समस्या है कि कचरे का निदान कैसे किया जाए, कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाए। तो किसी भी अपशिष्ट पदार्थ या कचरे को प्रबंधित करने के कुल 3 तरीके। पहला तरीका है वो है भूमि भराव। कौन सा तरीका है? भूमि भराव। जैसा कि इसका नाम है वैसे इसकी परिभाषा है, भूमि यानी जमीन और भराव यानी भरना। तो हमारे पास में जितना अपशिष्ट पदार्थ है, कचरा है या कुछ भी हो, चाहे वो जैव निम्नीकरण हो या अजैव निम्नीकरण हो, तो अपशिष्ट पदार्थों को उबड़ खाबड़ जमीन जहां पर खड्डे होते हैं, गड्ढे होते हैं या बंजर भूमि होती है, वहां पर गड्ढा खोदकर इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थों को, कचरे को डाल दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी से उसको ढक दिया जाता है। अब देखो, भूमि भराव के कारण एक तो कचरे का प्रबंधन हो जाता है और दूसरा जो भूमि उबड़ खाबड़ थी उसका समतलीकरण भी हो जाता है। तो भूमि भराव प्रक्रिया से 2 फायदे हैं। एक तो कचरे का प्रबंधन
दूसरा है भूमि का समतलीकरण। जो भूमि भराव का तरीका है वो जापान में बहुत ही काफी प्रचलित है, और जापान में इस तरह के, और हमारे इंडिया में भी, हमारे भारत में भी भूमि भराव के तरीकों से कचरे का प्रबंधन किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन का अगला जो तरीका आता है वो है भस्मीकरण। दूसरा जो तरीका है वो है भस्मीकरण। भस्मीकरण क्या है? तो अपशिष्ट पदार्थों को एक जगह पर एकत्रित करके इनमें आग लगाकर भस्म या राख में बदलने की प्रक्रिया को भस्मीकरण कहते हैं। भस्मीकरण अपशिष्ट पदार्थों के निदान का एक सस्ता एवं सरल तरीका है। तो देखिए, जो अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन का जो दूसरा तरीका, सेकंड तरीका है, सेकंड विधि है, वो है भस्मीकरण। तो भस्मीकरण के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों को एक जगह पर एकत्रित किया जाता है, एक जगह पर ढेर लगाया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों का एक बहुत बड़ा ढेर लगाया जाता है और बहुत बड़े ढेर में तीली लगा दी, आग लगा दी जाती है, और आग के कारण ये सारे अपशिष्ट पदार्थ है वो जलकर राख या भस्म में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो भस्मीकरण अपशिष्ट पदार्थों के निदान का या निष्पादन का एक बहुत ही सरल तरीका है, अच्छा तरीका है एवं कम खर्चीला तरीका है। भस्मीकरण के तरीके से पूरे विश्व भर में कचरे का प्रबंधन या निदान किया जाता है। भस्मीकरण एक सरल एवं सस्ता तरीका होने के कारण इसको बहुतायत में उपयोग में लिया जाता है। अब जो तीसरा तरीका है वो है पुनःचक्रण। तीसरा जो तरीका है वो है पुनःचक्रण। पुनःचक्रण अपशिष्टों के प्रबंधन का पुनःचक्रण तरीका एक पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसमें अपशिष्ट
पदार्थों को विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा नई वस्तु में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह तरीका अधिक खर्चीला है, परंतु यह पर्यावरण के लिए हितकारी है। अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन का जो अंतिम तरीका है वो है पुनःचक्रण, रिसाइकलिंग। जैसे आपने देखा होगा कि हम पानी की बोतल जब बाहर जाते हैं तो पानी की बोतल खरीदते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं। आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स और पानी ये दोनों प्लास्टिक की बोतलों में आता है। अब हम एक बार प्लास्टिक की बोतलों का पानी यूज करने के बाद में, पीने के बाद में, कोल्ड ड्रिंक्स को पीने के बाद में उसको फेंक देते हैं। वो ही प्लास्टिक की बोतल आपने देखा होगा कचरा बीनने वाले आते हैं, वो उठाकर ले जाते हैं। आखिर में उनका क्या होता है? तो ये प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की जितनी भी वस्तु है, रबड़ की वस्तु है, इनको इकट्ठा करने वाले, कचरा बीनने वाले, इनको फैक्ट्रियों में, ये सारा कचरा एक जगह पर एकत्रित किया जाता है, इनको फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है। वहां पर इस कचरे का पुनःचक्रण होता है। विभिन्न प्रकार की भौतिक एवं रासायनिक विधियों के द्वारा इनको नई चीजें बनाने में काम में लिया जाता है। इनसे नई चीजें बनती है, उसका उपयोग हम नई वस्तुओं के द्वारा करते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन का पुनःचक्रण तरीका है वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध है। इसमें अपशिष्ट पदार्थों को विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक विधियों के द्वारा एक नई वस्तु में परिवर्तित कर दिया जाता है और यह तरीका बहुत ही खर्चीला है, लेकिन पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध है। तो आज का हमारा टॉपिक यही पे खत्म होता है। जय भारत। और आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है और अपना जीवन है वो देश हित में समर्पित करना है। जय भारत।